नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी और अहम खबर के साथ। बता दें, लखनऊ से ये खबर सामने आई है, जहां इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया की एक एडवाइजरी बकरीद के मौके पर जारी की गई है। इस एडवाइजरी के जरिए आपको बता दें कि दिशा निर्देश दिए गए हैं कि 50 लोग ही एक साथ मस्जिद में नमाज पढ़ सकेंगे। साथ ही बता दें कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का खास तौर पर ख्याल रखे जाने की भी हिदायत दी गई। एक बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, हाल ही में बकरीद की जो है तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से लगातार ये अपील की जा रही थी कि किसी भी तरह के आयोजन पर कोरोना के सख्त नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। और इसी बीच अब एक एडवाइजरी जारी कर दी गई है, जहां बकरीद के मौके पर ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि नमाज के लिए सिर्फ 50 लोग ही एक साथ मस्जिद में नमाज पढ़ सकेंगे। और इसी के साथ ही मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखे जाने की भी हिदायत दी गई है। बता दें, कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए इस तरह के दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसी बीच लखनऊ से इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां नई एडवाइजरी जो है इस्लामिक सेंटर की तरफ से जारी कर दी गई है, जहां बकरीद के मौके पर जारी किए गए दिशा निर्देश के अनुसार अब मस्जिद में केवल 50 लोग ही एक साथ मस्जिद में नमाज पढ़ सकेंगे। और इसी के साथ ही मस्जिद में मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। और इसी बीच अमरोहा की ओर रुख करेंगे। अमरोहा से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां एक कार ने साइकिल सवार को टक्कर मार दी है। साइकिल सवार समेत 2 युवकों की मौत हो गई है, जबकि कार सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। तो वहीं पूरा मामला गजरौला के नेशनल हाईवे 9 का बताया जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर एक कार और साइकिल के बीच में ये भीषण टक्कर हो गई है, जिसकी वजह से जो है कार सवार 4 लोग घायल हो गए। तो वहीं साइकिल सवार लोग भी आपको बता दें घायल हो गए। गजरौला के नेशनल हाईवे 9 की पूरी ये घटना बताई जा रही है, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है और कार ने साइकिल सवार को टक्कर मार दी है। बता दें, साइकिल सवार समेत 2 युवकों की मौत हो गई है। बता दें, गंभीर रूप से घायल होने के बाद इलाज के दौरान दोनों युवकों की मौत हो गई है, जबकि कार सवार 4 लोगों को गंभीर अवस्था में अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। तो वहीं इस पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की, तेज रफ्तार के चलते 2 युवकों ने अपनी जान गंवा दी। हमें ब्राह्मणों को लुभाने के लिए बीएसपी एक अभियान शुरू करने जा रही है। अयोध्या से शुरू होगा इस अभियान का आगाज। और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बहुजन समाजवादी पार्टी एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण जोड़ो अभियान शुरू करेगी। बीते साल अक्टूबर में इस अभियान को पार्टी ने शुरू किया था, लेकिन फिर से कोरोना के चलते इसे रोक दिया गया था। लेकिन अब एक बार फिर से प्रदेश के अलग अलग जिलों में इस अभियान को शुरू किया जाएगा। बताते चलें कि बीएसपी इसके तहत छोटे छोटे कार्यक्रम कर ब्राह्मणों को अपने साथ जोड़ेगी। जानकारी के अनुसार एक हफ्ता तक पूरे प्रदेश में यह अभियान चलाया जाएगा, जबकि 23 जुलाई से पूर्णिमा के दिन से इसकी शुरुआत की जाएगी। साथ ही आपको ये भी बता दें कि 23 जुलाई को सतीश चंद्र मिश्रा अयोध्या में मंदिर दर्शन से ब्राह्मणों को जोड़ने की कवायद शुरू करेंगे। पहले चरण में 23 जुलाई से लेकर 29 जुलाई तक लगातार 6 जिलों में ब्राह्मण सम्मेलन होंगे। ऐसे में सतीश चंद्र मिश्रा के नेतृत्व में जिलेवार ये सम्मेलन किए जाएंगे। और इसी बीच बढ़ेंगे काशगंज की ओर। काशगंज से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 13 साल की एक लड़की की निर्मम हत्या कर दी गई है। बता दें, कासगंज से एक 13 साल के लड़के की निर्मम हत्या का मामला सामने आया है और हत्या के बाद से ही इलाके में सनसनी फैल गई है। बता दें कि ईंट से मुंह कुचलकर बच्चे की हत्या की गई है, ताकि पहचान ना की जा सके। पहचान मिटाने की यहां पर कोशिश की गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ढोलना कोतवाली के बिलराम कस्बे का मामला बताया जा रहा है। बता दें, मरने वाले की उम्र काफी कम बताई जा रही है। नाबालिग की यहां पर निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। मरने वाले की उम्र केवल 13 वर्ष बताई जा रही है। 13 वर्ष के एक लड़के की मुंह कुचलकर हत्या कर दी गई। बता दें कि हत्यारोपी ने
मृतक के निशान छुपाने की कोशिश की है ताकि मृतक की शिनाख्त ना की जा सके। ईंट से मुंह पर वार किए गए और हर निशान मिटाने की कोशिश की गई है ताकि शिनाख्त ना की जा सके। हालांकि पुलिस ने स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही सुराग भी जुटाए गए हैं पुलिस के द्वारा और आगे की कार्रवाई की जा रही है। ढोलना कोतवाली का पूरा मामला बताया जा रहा है। और इसी बीच पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के बाद अब मंत्री के साथ सेल्फी लेना भी महंगा हो गया है। पहले से ही महंगाई की मार से जूझ रहे कार्यकर्ता और अब महंगाई के दौर में अब मंत्रियों के साथ सेल्फी लेने पर भी पैसे देने होंगे। दरअसल मध्य प्रदेश की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर के साथ सेल्फी लेने पर अब 100 रुपए लगेंगे। बता दें कि मंत्री उषा ठाकुर ने कहा है कि सेल्फी में वक्त बहुत खराब होता है। कई बार हम सेल्फी के कारण लेट हो जाते हैं। ऐसे में संगठनात्मक दृष्टि से ये विचार किया गया है। हमारे यहाँ मंडल कार्यकारिणी है और जिस मंडल में जो जितनी सेल्फी लेगा वो 100 रुपए का शुल्क कोषाध्यक्ष के पास जमा करेगा ताकि वो राशि संगठन के ही काम में आएगी। बता दें कि अपने खंडवा प्रवास के दौरान मंत्री उषा ठाकुर ने सेल्फी को लेकर ये तर्क दिया है। तो वहीं मंत्री उषा ठाकुर ने यह भी कहा कि बुके की जगह बुक यानी किताब देकर सम्मान कीजिए ताकि वो किताब किसी के काम आ सके। ऐसे में ये बात मंत्री उषा ठाकुर ने खंडवा में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कही। हालांकि अब देखना ये दिलचस्प रहेगा कि मंत्री के इस नवाचार पर पार्टी कार्यकर्ता कितना अमल करते हैं। और इसी बीच आगरा में शनिवार दोपहर को एक डकैती की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। इसके मुताबिक मणिपुरम गोल्ड लोन के दफ्तर में लूट की वारदात को अंजाम देकर भाग रहे बदमाशों की भिड़ंत पुलिस से हो गई और इस दौरान पुलिस ने गोली लगने से 2 बदमाश घायल हो गए जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही आपको बता दें स्थानीय लोगों ने इन घायल बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराया और उपचार के दौरान इन दोनों की ही मौत हो गई है। तो वहीं इस पूरी वारदात के तहत बदमाशों ने 19 किलो सोना और 5 लाख कैश लूटा था जिसे बरामद कर लिया गया है। आगरा के कमला नगर इलाके में इसे अंजाम दिया गया। तो वहीं एडीजी ने इस पूरे मामले की जानकारी साझा की है। एडीजी राजीव कृष्ण ने जानकारी देते हुए कहा कि मृतक बदमाशों की पहचान मनीष पांडे और निर्दोष कुमार के रूप में हुई है। उन्होंने कहा है कि दोनों ही फिरोजाबाद जिले से लगे हुए इलाके से रहने वाले थे। ऐसे में पुलिस के मुताबिक वारदात के वक्त उन्होंने स्टाफ को बंधक बना लिया था। एडीजी ने भी बताया कि कंपनी में अलार्म सिस्टम था जिसके एक्टिव होते ही नजदीकी थाने में खबर पहुंच गई और उन्होंने बताया कि पुलिस ने तुरंत ही मौके पर पहुंचकर एक्शन लिया और मौके पर पहुंचकर बदमाशों के साथ मुठभेड़ की गई। इस दौरान बदमाशों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, लेकिन इसी बीच 2 बदमाश ऐसे थे जो भाग रहे थे और फायरिंग के दौरान दोनों बदमाश घायल हो गए जिनका इलाज के दौरान मौत हो गई है। जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को लेकर अब उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रक्रिया देना शुरू कर दिया है। बताते चले कि शनिवार को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जमीन की लीज के एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर इसे अंतिम रूप दे दिया है। सीएम ने एक कार्यक्रम के दौरान करीब 1334 हेक्टेयर जमीन को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को 90 साल की लीज पर सौंप दिया है। इसके अलावा अब राज्य सरकार के सूत्र की माने तो अगस्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका शिलान्यास कर सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यह हवाई अड्डा इस क्षेत्र के लिए विकास में मील का पत्थर साबित होगा। यही नहीं, कोरोना महामारी के बावजूद हम इस समयबद्ध तरीके से इस काम को पूरा करेंगे और जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया को पारदर्शी और निर्विवाद तरीके से निपटाने में उन्होंने स्थानीय प्रशासन की भी सराहना की। खबर हरदोई से है, जहां हरदोई में वन विभाग और पुलिस की टीम ने शनिवार को ग्राम समजलपुर में छापा मारा है। यहां पर एक ट्रक में भारी मात्रा में अवैध तरीके से ले जाए जा रहे 12 टन सीप बरामद किए गए हैं। बताते चलें कि पुलिस ने बिहार के निवासी व्यापारी और ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि कोईलाई गांव निवासी ठेकेदार भाग गया।
वन रेंजर हनुमान प्रसाद ने बताया है कि बरामद किए गए सीपों की कीमत 15 से 18 लाख रुपए बताई जा रही है। साथ ही थाना क्षेत्र के ग्राम समजुलपुर और मोहम्मदीपुर में काफी समय से गर्रा नदी से सीप निकाले जा रहे थे और इसी के साथ ही सीपों की दुर्गंध से लोगों को खासा परेशानी भी हो रही थी और इस पर आसपास के लोगों ने वन विभाग और पुलिस से इस पूरे मामले की शिकायत की, जिसके बाद शनिवार को पुलिस और वन विभाग की टीम ने छापेमारी की और यहां पर एक ट्रक में सीप भरी थी जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है। बता दें, रंगे हाथों पुलिस ने इन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उस दौरान पुलिस का कहना है कि ट्रक में सीप भरी जा रही थी कि इस वक्त पहुंचकर छापेमारी की गई और सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि जो ठेकेदार था वो भागने में सफल रहा है। इसी बीच आपको बता दें कि टीम ने एक ट्रक के साथ बरामद 12 टन सीपों को अब कब्जे में ले लिया है और इसी बीच मौके पर मौजूद बिहार थाना और गांव मोतिहारी निवासी व्यापारी मोहम्मद आलम और जिला संत कबीर नगर के खलीलाबाद कस्बा निवासी चालक चंद्रिका प्रसाद को हिरासत में ले लिया है। इसी बीच रेंजर हनुमान प्रसाद ने यह भी जानकारी दी कि पानी से सीप निकालना जीव जंतु के साथ क्रूरता है और ये चोरी छिपे व्यापारी का काम करते थे। ऐसे में व्यापारी श्रमिकों के जरिए सीप निकलवा कर सुखा देते थे और इसके बाद तस्करी की जाती थी। बताते चलें कि सीप मुरादाबाद समेत अन्य जगहों पर ले जाए जाते थे जहां इनसे मोती निकाले जाते थे और बता दें कि बरामद की गई सीपों की कीमत 15 से 18 लाख रुपए तक बताई जा रही है और इसका सही मूल्यांकन फिलहाल विभाग करा रहा है। और इसी बीच आपको बता दें कि प्रभारी अनिल कुमार सिद्धार्थ ने भी बताया है कि हिरासत में लिए गए बिहार के व्यापारी और चालक समेत सांडी के ग्राम कोयलाई और निवासी ठेकेदार कंचन के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। चालक और व्यापारी को पूछताछ कर जेल भेज दिया गया तो वहीं तीसरे आरोपी कंचन की तलाश की जा रही है।